नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर यूपी ट्रिपल एससी में। आज से हम लोग एक नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे और ये जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, इनमें एक चैप्टर है आपका कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का परिचय। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर आपको पता होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपकी परीक्षाओं में। 15 अंकों के या हम कहें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे 15 अंकों के लिए। तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ 65 अंकों का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स आपको ये मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो, इसकी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर पड़ी हुई हैं, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं, यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ 65 अंक जो आपके पंचायती राज के हैं, ये जो 65 अंक हैं इनमें से 45 अंक पंचायती राज से हैं और 20 अंक योजनाओं से हैं। तो ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताओ जो डेटा को स्वीकार करती है और डेटा प्रोसेस भी करती है और क्या करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है। यानी कि उसे क्या कहा जाता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए उसे स्टोर भी करती है। ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। क्या इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर होती हैं, सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है? इसे कहा जाता है कंप्यूटर। ध्यान दो, मैंने कहा इसे कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये शब्द क्या है। दरअसल जब आप इस शब्द को देखते हो, इस शब्द को पढ़ते हो, तो इसकी उत्पत्ति को भी आप पढ़ते हो। एक शब्द है कंप्यूट, ठीक है? इसी शब्द से हुई है इस शब्द की उत्पत्ति। और ये कहाँ का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। अच्छा, चूंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है तो फिर इसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होगा। बोलो भाई। इसका अर्थ होता है गणना या फिर संगणक। इसका अर्थ होता है या फिर अर्थात गणना करना। तो फिर आप ये जो कंप्यूटर है इसे आप कह सकते हो गणक या फिर संगणक, ठीक है? आप इसे कह सकते हो गणक या फिर संगणक कहा जा सकता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गणना करना। दरअसल ये जो शब्द है कंप्यूटर, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? कौन था, किसने किया था? वर्ष है 1613। ध्यान दीजिएगा, 1613 में एक शख्स हुए जिनका नाम है रिचर्ड ब्रैथवेट। ये बंदा था और एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का नाम था द यंग मैन ग्लीनिंग्स। ये एक पुस्तक थी और इसी पुस्तक में रिचर्ड ब्रैथवेट ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। इसका नाम था कंप्यूटर। बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो। 1613 रिचर्ड ब्रैथवेट ने द यंग मैन ग्लेनिंग्स नामक पुस्तक में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं अगर हम इसके पिता की बात पूछें कि इसके पापा जी कौन हैं, तो आप बताओगे इनके पापा हैं चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यही नहीं, आप जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो तो इसके लिए एक तारीख भी निर्धारित की गई है, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। ये 2 दिसंबर क्यों निर्धारित की गई है? इसी तारीख को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस, ठीक है? ये 3-4 बातें हैं जो आप याद रखिए। वापस आ जाओ, फिर से मैं बता दूं। कंप्यूटर, इसकी उत्पत्ति एक शब्द से हुई है कंप्यूट, जो कि लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ होता है गणना करना, या हम यहाँ पर संगणक ना लिख के ऐसे ही लिख देते हैं गणना करना। इसका अर्थ होता है, अर्थात ये गणना करने का काम करता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसे हम गणक या फिर संगणक भी कह सकते हैं। बोलो भाई, ये कह सकते हैं? हाँ। वहीं इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया किसने? तो बंदा है रिचर्ड ब्रैथवेट। 1613 में एक पुस्तक द यंग मैन ग्लेनिंग्स, इस पुस्तक में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिताजी चार्ल्स बेबेज को कहे जाते हैं और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है मनाने के लिए। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो दूसरा। कह रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? कंप्यूटर के संबंध में गलत कौन सा है, ये पूछा है आपसे। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। क्या ये सही है?
दूसरा कह रहा है इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है, यह उस तक पहुँच सकता है। क्या ये सही है? इसमें कोई भावावेश नहीं होता है। जैसे हमारे आपके अंदर इमोशंस होते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है? इसकी अपनी कोई भावना या कोई चाहत नहीं होती है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचता है। प्रतिबंधित ढंग से पहुँचता है, अप्रतिबंधित ढंग से नहीं पहुँचता है। अनकंट्रोल्ड वे में कैसे पहुँच लेगा जब कंट्रोल यूनिट उसके अंदर ही है, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपसे पूछा था। अच्छा, इसमें ये जो आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, काम हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें ये इसके काम दिए हैं और अगर हम आपसे कुछ कामों की बात करें, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करता हूँ। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा टी पार्ट। पहले आप इसको देखो। तीसरा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? दरअसल इसमें कार्य पूछा है, तो कार्य इनपुट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ये सारे के सारे काम है, डी पार्ट। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर के कार्य बताता हूँ। ध्यान दो। कंप्यूटर के कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं, बुनियादी कार्य, ये कौन-कौन से हैं? क्या करता है? दरअसल एक जो कंप्यूटर होता है, वो डेटा को इनपुट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकारता है। यानी इसका मुख्य काम होता है कोई भी डेटा हो, उसे इनपुट के रूप में स्वीकारना। दूसरा, डेटा को जैसा निर्देश दिया जाता है, निर्देशानुसार या हम कहें निर्देश के अनुसार प्रोसेस करना, ये भी इसका मुख्य काम होता है। इसके अलावा कोई डेटा है या फिर कोई सूचना है, को स्टोर करना। क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस वजह से उसे स्टोर भी करता है ये। साथ ही साथ कोई सूचना है, सूचना को आउटपुट के रूप में इसे निर्गत करता है। निर्गत करना। ये मुख्य 4 काम इसके हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सपोज़ करो ये अपना एक सिस्टम है, ठीक है? ये है अपना एक सिस्टम कंप्यूटर है। अच्छा, ये कंप्यूटर मैंने इसको इनपुट दिया, तो ये इनपुट को क्या नकार देगा? नहीं, इनपुट स्वीकार कर लेगा। अर्थात इसका काम होता है इनपुट को स्वीकार करना। ठीक जैसा निर्देश दिया जाएगा, वैसा ये काम करेगा। यानी कि निर्देश के अनुसार निर्देश के अनुसार क्या करना? प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग करना, इसका मुख्य काम होता है। ठीक इसके बाद फिर क्या होगा? फिर इसके बाद ये आउटपुट दे देगा। बोलो भाई। अच्छा, आउटपुट देना भी इसका काम होता है। इसके अलावा कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है, तो भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख सकता है। इसे वह स्टोर करेगा। किसे? सूचना को। या फिर कोई डेटा है, डेटा को स्टोर करेगा। ये किसके लिए स्टोर कर रहा है? ताकि वो इसी डेटा या इसी सूचना का भविष्य में प्रयोग कर सके। ये बात आप समझ पा रहे हो? कोई कंप्यूटर है, वो डेटा को इनपुट या हम जो भी कहें कि आप जब इनपुट देते हो तो इसे स्वीकार करना इसका मुख्य काम होता है। निर्देश के अनुसार किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग करना इसका मुख्य काम होता है। आउटपुट देना इसका प्रमुख काम होता है। साथ ही साथ कोई भी सूचना है, डेटा है, उसको स्टोर करके रखेगा ताकि भविष्य में उसे उपयोग में लाया जा सके। वापस आ जाओ। इनपुट करना, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं। चौथा देखो, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं? दरअसल आप जब कंप्यूटर पढ़ते हो तो इसमें 6, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो वहां पर 6 ऑप्शन को स्वीकार किया गया था। हालांकि कई सारी जब आप पुस्तकें पढ़ते हो तो अलग अलग डेटा दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर कंप्यूटर सिस्टम की, तो जब कंप्यूटर सिस्टम को आप क्लासीफाई करते हो, विभाजित करते हो, तो इसे सामान्यतया 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक, ये जो हार्डवेयर है, इसमें आप कई सारे पार्ट्स को पढ़ते हो। जैसे जो इनपुट डिवाइस होती हैं आपकी, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है,
माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसें हैं। और भी कई सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्कैनर हो गया वगैरह वगैरह। तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ स्टोरेज डिवाइसें होती हैं, ये भी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। फ्लॉपी डिस्क हो गया वगैरह वगैरह, मैग्नेटिक टेप हो गया। फिर अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो ये भी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है, जिसे आप सीपीयू कहते हो। इसके बाद जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर में ही आती हैं। जैसे मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर में आ जाएगी। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने इसका क्लासिफिकेशन किया था कंप्यूटर के भाग के रूप में, कंप्यूटर के भाग, उसमें दिया गया है कि ये जो मैंने अभी आपके लिखे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसमें से भी कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे सीपीयू को अलग कर दिया, ये एक अलग भाग हो गया कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें से जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, इसे अलग कर दिया। इसमें से आउटपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस, इसे अलग कर दिया। इसके अलावा मेमोरी हो गया आपका। इसके अलावा पांचवा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और छठा हो गया आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। तो ये 6 पार्ट आपके आयोग में, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में इन 6 पार्ट्स को स्वीकार किया गया था। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या हैं? आप अब 6 ही बताओगे, ठीक है। चौथे का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? एएलयू, सीपीयू, मेमोरी या फिर कागज? कागज नहीं होता है। एएलयू बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, सीपीयू कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेमोरी तो मेमोरी होती है। अच्छा, यहाँ ये शब्द आया एएलयू, जरा आओ समझते हैं इसको, ये होता क्या है। मैंने कहा एएलयू, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात समझना, इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ एएलयू जो है ये क्या करेगा, काम क्या करेगा? अर्थात इससे, इससे अंकगणितीय, अंकगणितीय और लॉजिक भी है। लॉजिक का मतलब हो जाएगा तार्किक। अर्थमेटिक है तो अंकगणितीय भी हो गए, और लॉजिक, लॉजिक को हिंदी में बोलते हैं तार्किक, यानी कि तार्किक गणनाएं करता है, गणनाएं कराते हैं या करता है, इससे लिखा है तो कराते हैं। तो खैर, एएलयू ये अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। बात समझ पा रहे हो? साथ ही साथ ये जो एएलयू है, इसका, एएलयू का जो मूलभूत कार्य है, अगर आपसे ये पूछे तो फिर यही कहोगे आप, गणनाएं करना, जोड़ना और घटाना, इसका मूलभूत कार्य है। अच्छा, एक ऑप्शन आपको दिया था सीपीयू, सीपीयू, इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ सीपीयू के भाग टोटल कितने हैं, तो सीपीयू को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। दूसरा, इसे कहा जाता है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और एक और भाग है जिसे कहा जाता है मेमोरी यूनिट। अब अगर हम इन तीनों भागों को एक फिगर में ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये सीपीयू हो गया, इसके 2 भाग कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बताया एएलयू है, और एक मैंने आपको बताया सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, ठीक। और फिर मैंने बताया एक है मेमोरी यूनिट। ये जो मेमोरी यूनिट है, इसमें आ जाएंगे आपके जैसे कैश मेमोरी, और आपने नाम सुना होगा रजिस्टर का, कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो ये इसके पार्ट हैं सीपीयू के। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया एएलयू और सीयू। एएलयू
ये नंबर 1 है, सीयू हो गया नंबर 2, ठीक? और ये हो गया तीसरा मेमोरी यूनिट। तो इसके 3 पार्ट कौन-कौन से हो गए? चाहे आप कंट्रोल यूनिट को पहला डाल दो, यानी पहला हो गया कंट्रोल यूनिट, दूसरा हो गया एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा हो गया मेमोरी यूनिट। ये 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्ट को याद रखो। मुझे एक बात और बताओ, ये जो सीपीयू है माइक्रो प्रोसेसर या इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि प्रत्येक जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर ध्यान देना, प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर में एक सिस्टम क्लॉक होती है, एक सिस्टम क्लॉक होती है, ठीक? सिस्टम क्लॉक होती है और आपने एक शब्द से आप परिचित होंगे, आपने सुना होगा क्लॉक स्पीड। इस शब्द से परिचित हैं आप? यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्लॉक स्पीड। अगर हम आपसे सीधा सा सवाल ये पूछें कि मुझे बताओ कि ये कहते किसे हैं, क्लॉक स्पीड क्या होता है? तो आप बताओगे जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों निर्देशों का मतलब इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को कार्यान्वित करता है, कार्यान्वित करेगा या करता है, ध्यान दें। प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को कार्यान्वित करता है, उस गति को कहते हैं क्लॉक स्पीड। इस बात से आप परिचित हो पा रहे हैं? अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि भाई क्लॉक स्पीड किसे कहा जाता है। तो अब मुझे ये बताओ, जब भी कभी गणना करनी होगी, तो क्लॉक स्पीड को किसमें मापा जाता है? इसको मापा किसमें जाता है? ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप बताओगे इसे मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में, कहीं कहीं गीगा हर्ट्ज भी लिखा होता है। तो खैर, क्लॉक स्पीड को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे एक सवाल और पूछें कि मुझे बताओ पूरे के पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस का निर्धारण कौन करता है? तो यही करता है क्लॉक स्पीड, यानी कि यह सिस्टम के परफॉर्मेंस का निर्धारण निर्धारण करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, तो आप बताओगे कागज। नेक्स्ट देखो, कौन सा पद है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू है, ये कंप्यूटर से ही संबंधित है। मदरबोर्ड भी कंप्यूटर से संबंधित है। हार्ड डिस्क ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। एरियोसाइट्स ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा पद है जो कंप्यूटर से संबंधित है? ये तीनों हैं, तीनों संबंधित हैं और आपसे पूछा है कौन सा पद है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। ध्यान दो, इसमें अब मुझे एक दो तीन बातें और बताओ। इसमें एक तो शब्द दिया है मदरबोर्ड, ठीक है, और एक शब्द दिया है हार्ड डिस्क। सबसे पहले आप मदरबोर्ड को समझो, क्या है ये? आओ देखो, मैंने कहा मदरबोर्ड। तो मुझे बताओ इसके नाम और क्या-क्या हैं और किसे किन-किन नामों से इसे जाना जाता है? इसे कहा जाता है मेन बोर्ड, इसे कहा जाता है मुख्य बोर्ड, इसे कहा जाता है प्रणाली बोर्ड। आप प्रणाली बोर्ड हिंदी में कहोगे या फिर आप कह सकते हो सिस्टम बोर्ड, ठीक है? सिस्टम बोर्ड या फिर इसी को कहा जाता है पीसीबी, यानी कि इसे कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, पीसीबी भी कहा जाता है। तो ध्यान दें, मदरबोर्ड मेन बोर्ड हो गया, मुख्य बोर्ड हो गया, सिस्टम बोर्ड हो गया, पीसीबी हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसे पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट लगे होते हैं, लगे होते हैं। अर्थात हम एक नाम इसे और दे सकते हैं, हम मदरबोर्ड को कह सकते हैं इसे कंप्यूटर का इसे कंप्यूटर का सेंट्रल बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? फिर से समझो, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड या फिर मुख्य बोर्ड कह दो इसको, सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह सकते हो, और इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स होते हैं। साथ ही साथ इसे कंप्यूटर का सेंट्रल बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी में एक शब्द दिया था हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, इस शब्द से परिचित हो जाओ। हार्ड डिस्क का मतलब क्या है? एक आपने मेमोरी सुनी होगी कि प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मैं इसमें से उठाता हूँ द्वितीयक मेमोरी, ध्यान देना।
मैंने उठाया द्वितीयक मेमोरी, ठीक, सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को आप कह सकते हो सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी इसी को कहा जाता है। अच्छा, जब भी कभी आप द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी को पढ़ोगे तो इसको दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है। एक होता है क्रमानुसार मेमोरी और एक होता है क्रमानुसार और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, किसे कहा जाता है क्रमानुसार मेमोरी, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्रमानुसार अभी आप ऑब्जेक्टिव देखो, इसमें से जो हमारा जो ये जो हार्ड डिस्क है ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, हम उसको समझ रहे हैं। अच्छा, क्रमानुसार मेमोरी को अभी आप छोड़िए, आप आ जाओ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में। जब आप डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को पढ़ते हो तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है चुंबकीय डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है चुंबकीय चुंबकीय डिस्क, ठीक है। एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, ये जो चुंबकीय डिस्क है, इस चुंबकीय डिस्क को, या हम कहें इस चुंबकीय डिस्क में दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट, एक इसमें है फ्लॉपी डिस्क, इसके दो एग्जांपल हैं, फ्लॉपी डिस्क, और एक है इसका हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क है, अब इसको फिर तीन भागों में क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है। कौन कौन से, एक होता है जिप डिस्क, जिप डिस्क। एक इसका हार्ड डिस्क का ही एक भाग होता है जिसको बोलते हैं डिस्क पैक, डिस्क पैक, और एक होता है विनचेस्टर डिस्क, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में था हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क कहाँ पे है, हार्ड डिस्क ये है। तो अब मुझे बताओ, हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है, चुंबकीय डिस्क का। हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है, तो आप डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का भी कह सकते हो। हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है, तो आप इसको कह सकते हो द्वितीयक मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी का उदाहरण। ये बात आप समझ पा रहे हो। हाँ, तो इस तरह से सवाल पर ध्यान दो। तो खैर, छठे का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। देखो, 7, सातवां, कह रहा है रॉ इनपुट। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक प्रक्रिया कौन सी है, किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सबसे पहले इनपुट दिया, स्टोर किया उसने, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट दे दिया, बस दैट्स इट। ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, आठवां, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। गणना का कार्य कैलकुलेटर करता है, बिल्कुल करता है, कंप्यूटर भी करता है, प्रिंटर नहीं करता है, मोबाइल फोन भी कर सकता है, यही गलत हो जाएगा। कौन नहीं कर सकता है वही पूछा था आपसे, ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटर की, गौर करें। मुझे तीन चार सवाल बता दो प्रिंटर से, ये क्या है, तो आप बताओगे यह एक आउटपुट डिवाइस है। कभी आपने देखा होगा प्रिंटर से आप क्या करते हो, आ, कोई कॉपी निकालते हो, तो आपको आउटपुट देता है, और आउटपुट उसने दिया तो कैसे दिया, क्या वो सॉफ्ट कॉपी दे रहा है, भाई, जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, ठीक, मॉनिटर के सामने आप बैठे, या लैपटॉप के सामने आप बैठे स्क्रीन के सामने, तो वहां आपने कोई यूआरएल सर्च किया, उसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ती हैं वो होती है एक सॉफ्ट कॉपी, यानी वो हार्ड कॉपी नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रिंटर को कमांड देते हो तो वहां से प्रिंट होके कुछ टेक्स्ट निकलता है, तो वो होता है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो प्रिंटर का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया, साथ ही साथ यह हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है। हार्ड कॉपी, या फिर जो हार्ड कॉपी होती है वो स्थायी कॉपी भी होती है, स्थायी कॉपी देता है। ये बात आप समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि गुणवत्ता कैसे नापी जाती है किसी प्रिंटर की, तो ध्यान दें, इसकी गुणवत्ता इसकी गुणवत्ता इसके रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन से मापी जाती है। ये बात आप समझ पा रहे हो। हाँ, रेजोल्यूशन से मापी जाती है। और आपने एक शब्द का नाम सुना होगा डीपीआई, इसे डीपीआई कहा जाता है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, ठीक, यहां तक समझ पाए। एक 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 मुझे बात और बताओ, जब भी कभी आप इसको प्रिंटर को सिस्टम से जोड़ते हो,
तो वहां किससे जुड़ता है ये जुड़ता है पैरेलल पोर्ट से। इसको याद रखना, पैरेलल पोर्ट से इसे जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंटर को रखूं और फिर इसका मैं करूं विभाजन, तो सामान्यतया प्रिंटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनके अगर आपसे उदाहरण पूछेगा तो आप बताओगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। जैसे ड्रम, जैसे चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अगर हम आपसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो फिर आप इंक जेट का नाम लोगे, इंक जेट प्रिंटर। अगर हम आपसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछें तो आप बताओगे थर्मल प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो खैर प्रिंटर को दो भागों में आपने विभाजित किया, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स है या फिर डेजी व्हील है, इन्हें कहा जाता है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, देखो आपसे सीधा सा सवाल पूछ देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, और ये ऑप्शन डालेगा इनमें से, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स डाल देगा। इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं, सिंपल से। ठीक है, अच्छा ये कैरेक्टर क्या है? ये तीन शब्दावलियां आपने और सुनी होंगी प्रिंटर के संदर्भ में, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा कहीं से, तो आपने सुना होगा कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में, आपने सुना होगा लाइन प्रिंटर के बारे में, आपने सुना होगा पेज प्रिंटर के बारे में। ठीक है, ये जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं ये क्या होते हैं? दरअसल ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर्स को कह देते हैं ये भैया कैरेक्टर प्रिंटर हैं। अच्छा, लाइन प्रिंटर क्या होते हैं? ये एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रिंटर्स को कह देते हैं कि ये लाइन प्रिंटर है। और पेज प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं, ये एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर्स को कह देते हैं ये पेज पेज प्रिंटर है। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है? वो है प्रिंटर। 9th नंबर देखो, कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है इसे, फर्मवेयर नहीं कहा जाता है, हार्डवेयर नहीं, फ्रीवेयर नहीं, इसे कहा जाता है ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किसमें संग्रहित किया जाता है? इसे संग्रहित किसमें किया जाता है? जिसमें से वे सीपीयू के द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं, इसे कहा जाता है मेमोरी। ठीक है, ए पार्ट फिर से समझो, प्रोग्राम के कह रहा है कि निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है, ठीक है, और मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 11 नंबर, एक हार्डवेयर डिवाइस को डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन? डेटा है। अब ये है डेटा, ये है सिस्टम, इसमें से अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशंस निकालनी है। तो कौन है जो इसको परिवर्तित करेगा डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में? यहाँ पर कौन है? क्या प्रोटेक्टर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम है, या फिर प्रोसेसर है? ये है प्रोसेसर। यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, ध्यान दो। जैसे मैं ये सिस्टम बनाता हूँ, ये है सिस्टम, ये है डेटा, ये रॉ डेटा है। अब इस डेटा का यहाँ पर होगा प्रोसेसिंग, और फिर ये चला जाएगा सूचना में, ये बन जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हुआ क्या? हुआ प्रोसेसिंग। इस डेटा के साथ अंदर जाके खेल हो गया, प्रोसेसिंग हो गई इसकी, और फिर यही प्रोसेसिंग होके इंफॉर्मेशन में बदल गया। तो खैर ई पार्ट इसका सही हो जाएगा। बारे में आ जाओ, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे कहा जाता है सी पी, सॉरी सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, सी, यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा ये जो प्रोसेसर है जो मैंने पीछे आपको लिखा था, ये प्रोसेसर, यहाँ मुझे दो तीन बातें बताओ। अगर हमने लिखा है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर से मतलब क्या है? मतलब ये है, इसे सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हो।
कंफ्यूज मत होना, सब कुछ एक ही होता है। या फिर आप इसको कह सकते हो कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा सीयू। अच्छा, अब सीयू के बारे में देखो, सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है। सीयू यानी कि इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या बताओगे? दरअसल प्रोसेसिंग की जब भी कभी प्रक्रिया होगी, तो ऐसे ही नहीं हो जाती, अनकंट्रोल्ड नहीं होगी वो। यानी कि प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करना, ये किसका काम होता है? ये होता है सीयू का काम। अच्छा, तो कुल मिला के जो सीपीयू का मुख्य कार्य है, सॉरी, जो सीयू का मुख्य कार्य है, वो कार्य है नियंत्रित करना। नियंत्रित करना, किसे नियंत्रित करना? इनपुट हो रहा है, इनपुट को नियंत्रित करना। आउटपुट दे रहा है, आउटपुट को नियंत्रित करना। जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, उपकरणों को नियंत्रित करना। प्रोसेसिंग का प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग को नियंत्रित करना। कुल मिला के इसका काम होता है कंट्रोल करना। 12 का सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 13। पोर्ट डिजिटल कैमकार्डर्स या फिर बाय हार्ड ड्राइव्स होते हैं, तथा अन्य युक्तियां, अन्य डिवाइसेस जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं, को संयोजित करने के लिए, फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग करते हैं? इसे करते हैं सीरीज का, श्रेणी का। यही सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम का। नेक्स्ट देखो 14। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा जो घटक है सिस्टम को निर्देशित करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? फिर से समझो, सीपीयू का कह रहा है कि कौन सा घटक है जो सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है? निर्देशित करने। फिर से समझो, सीपीयू का कह रहा है कि कौन सा घटक है जो निर्देशित करता है, ऑर्डर्स देता है, इसके अलावा एग्जीक्यूट करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसे कहा जाता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या फिर निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करता है, करने के लिए निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सीयू कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। इसे सीयू कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन-कौन से होते हैं? ये मैंने आपको अभी बताया था। कंप्यूटर में सिस्टम, या हम कहें सीपीयू के 3 घटक। देखो, मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बताया था। मैंने कहा था सबसे ऊपर हो गया आपका सीपीयू, फिर आपके ये 2 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिए थे। सीपीयू, सीपीयू के 3 घटक कौन है? एक तो मैंने आपसे एएलयू की चर्चा की थी, फिर मैंने कहा था सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, और फिर एक होगा मेमोरी यूनिट, जिसमें कैश और रजिस्टर आ जाएगा। ये 1, 2 और 3, यही 3 पार्ट हैं। मॉनिटर तो गलत हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, यही सही होगा। ठीक है, हाँ। 17 देखो, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से मापा जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कंप्यूटर की जो गति होती है उसे मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बिट में या फिर मिली सेकेंड में, इसे मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। ध्यान दें, मैंने कहा मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 मिलियन चक्र, 1 मिलियन चक्र प्रति सेकेंड। ठीक, मैंने कहा गीगा हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 बिलियन चक्र प्रति सेकेंड। कंफ्यूज तो नहीं हूं? हाँ, मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट देखो, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। घड़ी आवृत्ति यहाँ पर क्या भरा जाएगा, किसमें मापी जाती है? इसे मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। ये शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, और मैं वहां से आपको क्लॉक, मैंने आपसे चर्चा किया था क्लॉक स्पीड क्या होती है। ठीक है, मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट देखो, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? वो सेम क्वेश्चन है, देखो कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है। मेगा हर्ट्ज में, बिट्स प्रति सेकंड में, लक्स में या फिर हार्स पावर में? मेगा हर्ट्ज में। देखो क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज, मिप्स, एम्फ्लॉप्स या फिर बाइट्स?
ये जो बाइट्स है और ये सारे के सारे दर्शाते हैं, लेकिन बाइट्स नहीं दर्शाता है। आओ ज़रा यहाँ समझते हैं इसको। देखो, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया था बाइट। ये जो बाइट है, ये मेमोरी को दर्शाता है, ठीक है? अब लिखा है MFLOPS, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड, या हम कहें मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है? और एक जो आपका विकल्प दिया गया था, वो दिया गया था MIPS। इसका भी पूरा नाम पूछा जाता है। MIPS का मतलब होता है मिलियन, या हम कहें मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ध्यान दें, MFLOPS का मतलब है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, वहीं MIPS का मतलब है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइट। 21 देखो, सीपीयू क्लॉक, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। किसे? सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है, क्लॉक हो सकता है, या फिर चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। यही सही होगा। सीपीयू की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है, डी पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखो 22, कह रहा है कि संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दें, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज दोनों में व्यक्त किया जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ऑप्शन में या तो मेगाहर्ट्ज देगा या फिर गीगाहर्ट्ज, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉक स्पीड, 22 का ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 23, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? बीपीएस तो नहीं होगा, MIPS यही सही होगा। बैंड या फिर हर्ट्ज, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्लॉक स्पीड को, ध्यान दो। मैंने कहा क्लॉक स्पीड, हालांकि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से समझो इसको। इसका आशय क्या होता है? इसका आशय होता है जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी, ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी, इसका अर्थ होता है उतना ही तेज सीपीयू होगा। इस संबंध को समझ पा रहे हो? जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी, इसका संबंध है कि उतना ही तेज होगा सीपीयू। अच्छा, ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। ये करता क्या है? दरअसल ये जो क्लॉक स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड सीपीयू के द्वारा प्रति सेकेंड, ध्यान देना, प्रति सेकेंड निष्पादित किए गए चक्रों की संख्या को मापती है। चक्रों की संख्या को मापती है, ठीक है? अच्छा, ये चक्र क्या होते हैं? दरअसल आप इस शब्द से जब परिचित हो जाएंगे, चक्र, इसका अर्थ होता है कि वह मूल इकाई, वह बेसिक यूनिट यानी कि मूल इकाई जो सीपीयू की गति का मापन है, मापन है, उसे ही कहा जाता है चक्र। अच्छा, उसे ही कहा जाता है, हाँ, चक्र। तो किसमें मापा जाता है? सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है? दूसरा है, पांचवा है, छठा है, या फिर तीसरा है? वर्तमान में जो आप जिस एरा में जी रहे हो, वो कंप्यूटर्स जनरेशन कौन सा है? वो है पांचवा। ये पांचवा चल रहा है। हालांकि जब आप पांचवें जो फिफ्थ पीढ़ी है, जब आप इसके बारे में पढ़ते हो, तो ये बताया गया है कि 1990 से ये शुरू हुआ था और लगातार ये कंटिन्यू है, आगे जारी है। अब ये पांचवी पीढ़ी कब तक चलती है, वो आगे देखते हैं। और ये जो पांचवी पीढ़ी है ना, इसमें ULSI का प्रयोग किया जाता था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। SLSI का प्रयोग किया जाता था, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हो। AI को, इनको सबको बढ़ावा मिल रहा है इसी पांचवी पीढ़ी में, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारी पीढ़ियां हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की, तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, उसमें निर्बाध ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की, उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें तीसरी पीढ़ी की, उसमें IC चिप्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम फोर्थ पीढ़ी की बात करें, VLSI का इस्तेमाल किया जाता था हार्डवेयर के रूप में।
ये जो वीएलएसआई है इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप 5वीं पीढ़ी में आ जाओगे तो वहाँ पर यूएलएसआई का इस्तेमाल होगा। ठीक है? 24 का बी। नेक्स्ट देखो 25 कह रहा है एमएफ्लॉप्स। ये क्या है? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एमएफ्लॉप्स ये क्या है? इसको बोलते हैं मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। इसका उपयोग सीपीयू की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है? नहीं, गलत हो जाएगा। इसका उपयोग सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है, यही सही होगा, बी पार्ट। ठीक है? तो 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए हैं और टॉपिक था हमारा कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।